सिलसिला ये है कि जो इनका प्री विषय है कि कहानी कैसे लिखी जाए और उसकी बारीकियां, थोड़ा जो 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 लोग लिखने के शौकीन है कहानी, जैसे एक तो मैं ही बैठा हूँ, बहुत ख्वाहिश है, बहुत सारी चीजें जहन में हैं, लेकिन उनको कहानी में उतारना मेरे मतलब, एक दफे मैंने कहानी लिखी भी, छप भी गई, तो एक कहानीकार थे वरिष्ठ, उन्होंने मतलब क्या बताएं, उन्होंने निराश कर दिया था, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। तो फिर देखे शायद एक कहानीकार मेरा एक जग जाए हमारे तेजेंद्र जी की वजह से। तो तो ये है कि जैसे तेजेंद्र जी को आप जानते हैं, मैं आपसे साझा करूं कि मैं कहानियां पढ़ता रहा हूं, कब से बताऊं आपको, मेरे ख्याल से 1968, जब मैं कक्षा 9 या 10 में पढ़ता था, तो बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे भाई साहब लेके आते थे, वहीं से मुझे एक आदत सी पड़ गई थी। तो आप सोचिए कि आपको शायद वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मनोहर कहानियां जब अपराध में नहीं, कथाओं में नहीं बदली थी, मैं तब का पाठक हूँ, जिसमें बहुत सारे साहित्यिक रचनाकार छपते थे, उस मनोहर कहानियां का मैं पाठक हूँ। और कहानी पत्रिका हो या धर्मयुग की कोई कहानी शायद मैंने नहीं छोड़ी होगी, मतलब वही 68 के बाद की, जब तक वो बंद नहीं हो गया। इलस्ट्रेटेड वीकली की मैंने कोई कहानी नहीं छोड़ी होगी, साप्ताहिक हिंदुस्तान की कोई कहानी नहीं छोड़ी होगी, तो फिर ये सिलसिला चलता रहा। और साथ में जो साप्ताहिक, तो मैं कहानियों को बहुत अच्छा पाठक हूँ। तो मैंने डिबरी टाइट कहानी तब पढ़ी थी, और वो इतनी कहानी मतलब उसने तो मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। तब मुझे ये नहीं, मतलब वो ठीक है मैंने पढ़ ली, बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में जब मैं लंदन गया तब वो पता चला कि वो तो तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी थी। और तो मैं इनका बहुत, जिसको कहते हैं प्रशंसक हूँ, एक कथाकार के नाते, कवि के नाते भी हूँ वैसे भी। तो बहरहाल हम कहानी पर तेजेंद्र जी कुछ अपने वैसे ही कुछ कहना चाहें तो वो जरूर कहें, क्योंकि कहानी बहुत बदल गई, और उसमें जो बदलाव जो है उनके बारे में बताएं। फिर मैं उनसे जानना चाहूंगा शायद उनकी ही कोई कहानी, कि कैसे वो शुरू हुआ, कैसे उसके लिए फिर आगे बढ़ी और कहानी बन गई और कामयाब कहानी बनी। कुछ मैं आज उनको प्रत्यक्ष, जो मेरी बात हुई थी, मैं इनको कुछ प्लॉट दूंगा, कुछ विषय, उस थीम दूंगा, फिर वो बताएंगे उनकी बारीकियां कि कहानी को आगे कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कहानी बनाई जाए। तो आज का ये जो सत्र है बहुत मेरे हिसाब से बहुत रोचक होगा, सार्थक होगा। आप सब जो जुड़े हैं उनका जो अभिनंदन करता हूँ, और तेजेंद्र जी के पास चलता हूँ। तेजेंद्र जी बताइए, कहानी को लेकर के जो भी आप पहले तो कहना चाहें, उसके जो पड़ाव तरह तरह के आपने देखे हैं, जो महसूस किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वाजपेयी जी। दरअसल आप देख रहे होंगे कि मैं काम से अभी लौटा हूँ सीधा, और आके आपके साथ बैठ गया हूँ, यूनिफॉर्म में ही हूँ, कोई तो बात बड़ा डिसिप्लिन होके बात करूंगा, कोई इधर उधर फैलने का चक्कर नहीं है। जी तो जी। बात कहानी की है। दरअसल मॉडर्न कहानी जो है, मैं तो गुलेरी जी और प्रेमचंद से ही मानता हूं कि यही लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न हिंदी कहानी का जन्म हुआ, जिनके साथ वो, जिनके साथ आम आदमी का दर्द साहित्य से जुड़ा। उससे पहले बड़े लोगों के बारे में लिखा जाता था। अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो राजाओं के बारे में हैं। बिल्कुल। जो कहानी पहले थी जितनी भी, वो सब पोइट्री में ही लिखी जाती थी। प्रोज में कहानी का लेखन काफी बाद हुआ। और अगर आप अंग्रेजी में भी देखें कि जब उपन्यास लिखा गया तो उसका नाम था नॉवल। नॉवल का मतलब है कुछ नई चीज, क्योंकि उससे पहले वो कभी लिखी नहीं गई थी। तो क्योंकि नहीं लिखी गई थी तो वो एक नॉवल चीज थी, तो उसका नाम ही नॉवल हो गया कि ये एक नई किस्म की लेखन है। तो अंग्रेजी में भी अगर आप देखते हैं तो जो जोसेफ एंड्रयूज है वो शायद पहला उस तरह का नॉवल है। लेकिन उसमें क्या होता था कि यात्रा पे निकल जाते थे, और यात्रा में जो कुछ होता था उसे लिखते चले जाते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्लॉट बनाया जाए या कोई थीम बनाया जाए। बस यात्रा में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने आ रहा है। तो
जैसे अंग्रेजी में ये हाल था तो हिंदी में नेचुरली उसके बाद ही हुआ। जब वहां नॉवेल था तो हमारे यहाँ नॉवेल पहुंचने में या कहानी पहुंचने में समय लगना ही था थोड़ा सा, क्योंकि उन दिनों यात्रा के साधन भी बहुत धीमे थे। तो कहानी जो पहले है वो लगभग घटना का विवरण होता था कि राजा मर गया, रानी मर गई, कहानी जी जी खत्म हो जी। गई। लेकिन समय के साथ साथ कहानी की सोच बदली। अब कहानी कहती है कि राजा मर गया, उसके गम में रानी मर गई। अब जैसे ही उसके गम में रानी मरी तो वो मरने के पीछे की मारक स्थिति बनी। तो कहानी घटना नहीं है, घटना के पीछे की मारक स्थितियों को जानना और उनका चित्रण करना कहानी है। क्या क्या बात। कहानी दरअसल हर विधा की मां है। हर लेखक कुछ ना कुछ अपनी कहानी कहना चाहता है, और वो जब अपनी कहानी कहता है तो विधा दूसरी चुनता है। कोई नाटक के जरिए अपनी कहानी कहता है, कोई व्यंग्य के जरिए अपनी कहानी कहता है, कोई कविता के जरिए कहता है। मूल ये है कि उसे अपनी कहानी कहनी है और आप तक पहुंचानी है। उसे कैरी कोई भी विधा कर सकती है। तो जितने भी हमारे महाकाव्य हैं वो जी सब कहानियां हैं बरा बिल्कुल। बाकायदा। तो लेकिन वो कविता में कहानियां हैं। जी कहानीकार में और कवि में एक मूलभूत अंतर ये है कि कविता आमतौर से उतरती है। आप सायास बैठ के कहें आज मैं 3 गजलें लिखूंगा, ऐसे होता नहीं है। बिल्कुल। या तो होती है या नहीं होती है। ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के, लेकिन आप कहानी के बारे में आज उसके कुछ पॉइंट्स लिख के रख लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन के बारे में सोच लेते हैं कि भाई मैं ऐसे करूंगा। फिर जब आप कहानी लिखने बैठते हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो कहानी में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये तो इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। देखिए, सच्चाई 2 तरह की है। एक जीवन की सच्चाई है। अब जीवन में एक मां का अपने पुत्र से प्यार हो गया, ये समाचार छपा। अब इसको किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है, हो गया, समाचार छप गया, समाचार में सच्चाई छपी है, हाँ जी ऐसा हुआ। मगर अगर कहानीकार दिखाएगा कि मां को बेटे से प्रेम हुआ, तो उसे जो रियल लाइफ में पॉसिबल है उसको प्रोबेबल करना होगा कि वो कहानी का सच लगे लॉजिकली, ऐसे हालात पैदा हों कि जिनकी वजह से ये हो जाए और हमें गलत ना लगे। अब ये डिपेंड करता है लेखक पे कि लेखक की सोच क्या है। क्या वो इस रिश्ते को अप्रूव कर रहा है या इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहा है। तो वो उस एंगल से उस कहानी के सत्य को उठाएगा। तो कहानी का सत्य जीवन के सत्य से बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है कहानीकार से। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ऐसा हो गया। कहानी में ऐसे नहीं चलता है। कहानी में और समाचार में यही फर्क है। समाचार तुरंत फुर्त वाली बात है। इधर घटना घटी, उधर टीवी पे समाचार आया, रेडियो पे समाचार आया, सुबह अखबार में समाचार आ गया। मगर जो कहानीकार है, जहां घटना आम आदमी के लिए खत्म होती है, कहानीकार के लिए वहां से शुरू होती है। जी जैसे आपके पास सुबह आप उठे, अखबार खोली,
एयर इंडिया के विमान को आतंकवादियों ने उड़ा दिया। इंग्लैंड के पास कॉर्क के निकट समुद्र में विमान गिर गया। विमान में 329 यात्री और क्रूज मौजूद थे। सभी मारे गए और जहाज पानी में डूब गया। अब ये एक समाचार है, आपने सुना और आपने कहा, ओ गॉड, दीज पीपल, आई डोंट नो व्हाट आर दे गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। क्या मिला इनको मार के? 329 लोगों को मार दिया। आपकी परगेशन हो गई क्योंकि आपने अपना रिएक्शन दे दिया और 329 लोगों को ये आपकी श्रद्धांजलि हो गई। मगर लेखक के लिए ये एक बीज है। वो ये सोचना शुरू करता है कि इसमें कहानी कहां है। अब कहानी या तो विमान दुर्घटना से पहले है या तो विमान दुर्घटना के बाद है। अब लेखक पे डिपेंड करेगा कि लेखक किस दृष्टि से कहानी लिखता है। अब मैं इसे दो क्रू मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहता हूं। एयरलाइन में एक सिस्टम है कि ट्रांसपोर्ट आती है आपको पिकअप करने के लिए और आपको एयरपोर्ट पे ले जाती है जहां से आप हवाई जहाज पे बैठते हैं। ये पति पत्नी इकट्ठे फ्लाई करते हैं। पति की बड़ी बहन भी एयर हॉस्टेस थी और वो 1978 के एयर क्रैश में मारी गई थी जब वो मुंबई के समुद्र के अंदर बांद्रा के तट में जंबो जहाज चला गया था। उस बहन के एवज में इस भाई को नौकरी मिली थी। अब ये भाई जो है, ये फ्लाइट पर्सर है, उसकी पत्नी एयर हॉस्टेस है और रात को ट्रांसपोर्ट उनको पिकअप करने ही नहीं आती। तो ये लंबी फ्लाइट थी तो मियां बीवी ने 12-15 दिन की छुट्टी प्लान की हुई थी कि भाई फ्लाइट पे जाएंगे, वहां 5 स्टार होटल में कमरा मिलता ही है, तो लंदन में भी घूमेंगे, कनाडा में भी घूमेंगे, सब ऐश करेंगे। तो ये अपना ऑफिस में जाके लड़ते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट लेने नहीं आई, तो हमारा तो 15 दिन का शेड्यूल खराब हो गया। तो ट्रांसपोर्ट वाले ऑफिस वाले कहते हैं, शेड्यूलिंग वाले, कि ऐसे करते हैं, कल जो फ्लाइट जानी है हम आपको उसमें सुपरन्यूमरी क्रू बना के भेज देंगे, जो एक्स्ट्रा क्रू होता है, और जो आपका क्रू था वो इस समय दिल्ली में है। तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो दिल्ली से क्रू ज्वाइन करेगा, तो आप उनके साथ ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर बाकी की फ्लाइट 12 दिन की पूरी करके आइएगा। अब देखिए कि अगर ये लोग जबरदस्ती ना करते तो ये उस फ्लाइट पे होते ही नहीं, क्योंकि इनको तो ट्रांसपोर्ट लेने ही नहीं आई थी। मगर मौत उनको खींच रही थी, तो वो लड़े भिड़े, वापस आए उस क्रू के साथ, और जब अंततः एक्सीडेंट हुआ तो उसमें दोनों मारे गए। अब ये एक कहानी इन लोगों के एंगल से हो गई जिसमें दर्द है, ट्रेजेडी है, और जिसमें प्रोविडेंस है कि भाग्य में ही लिखा था। मेरे लिए ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। कहानी है, ये बिल्कुल पूरी कहानी है, जिसको आप कहानी की तरह डेवलप करके बताएंगे, बिल्कुल परफेक्ट कहानी बनेगी जब पूरी डिटेल्स भरी जाएंगी। मेरे लिए कहानी थी क्रैश के बाद कि 329 लोग मर गए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जलियांवाला बाग में भी 329 लोग मरे थे। हालांकि सुनने में आता है हजारों मारे गए, हजारों मारे गए, लेकिन शायद 329 लोग मरे थे। कुछ ये फिगर मेरे दिमाग में इसलिए बैठ गई थी। तो मुझे लगा कि वहां आतंकवादियों की गोरी सरकार ने मारा था लोगों को, यहां आतंकवादियों ने, घरेलू आतंकवादियों ने मार दिया। मैं यूनियन ऑफिस बैठा था तो एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे बेटे की मौत हो गई है इस दुर्घटना में। दरअसल बात यह है कि मैंने और मेरी पत्नी ने तलाक ले लिया है।
तो मुआवजे की अर्जी मैं दे के जा रहा हूं, मुआवजा मुझे ही मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को नहीं। मुझे अपनी कहानी इस एक वाक्य में मिल गई। मुझे लगा कि रिश्ते कितने खोखले हो गए। अभी लाश मिली नहीं, हवाई जहाज का जो टुकड़े हैं उनका पता नहीं है, लाशों को मछलियां खा गई या पूरी मिलेंगी क्या, किसी को कुछ मालूम नहीं। और यहां एक बाप अपने मरे हुए बेटे का मुआवजा लेने के लिए पहुंच गया। तो मैंने ऐसे लोगों की तलाश करनी शुरू की कि हर वो व्यक्ति जो इस हादसे से कोई ना कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं, किस्मत थी कई बार ऐसे। अब देखिए रियल लाइफ में कैसे किस्मत काम करती है, जो कहानी बनी करती है। मैं बांद्रा चर्च के बाहर से गुजरा तो वहां एक पोलियोग्रस्त बैठा था भिखारी। वो दूसरे भिखारी से बात कर रहा था। तो कहता है, यार इतना बड़ा जहाज पानी में गिर गया, साला सारा सोना वीसीआर डॉलर सब इधर ही गिर गए, अपने पड़ोस में गिरता कुछ तो अपने हाथ लगता ना। अभी देखिए इंसान कहां तक सोचता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां कितने लोग मरे, वो कितनों के रिश्ते होंगे, कितने के भाई बाप पति मित्र प्रेमी कौन होगा, उससे उसे कुछ लेना देना नहीं। वो केवल ये सोच रहा है कि अगर यहां गिर जाता तो मैं कुछ तो उठा लेता। तो मुझे एक दुर्घटना और याद आई थी कि एक हवाई जहाज एयरपोर्ट पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जी। तो एक एयर होस्टेस बताती है कि लोग पड़ोस से आके हमारी सारी चीजें नोच रहे थे, और एक ने तो मेरी अंगूठी नहीं उतर रही थी तो उंगली काटने के चक्कर में था। मैंने बिल्कुल उससे भीख भरी आंखों से देखा तो पता नहीं कैसे उसको दया आ गई। तो वो घड़ी के लिए अंगूठी के लिए हाथ काट सकते थे। तो ये इंसानियत और रिश्तों की कहानी बन गई, जो एयर क्रैश की कहानी, कि किस तरह हमारे रिश्ते अर्थ से संचालित होने लगे हैं। कुछ लोग जेन्युइनली दुखी भी थे। अब एयरलाइन ने जब कहा कि आपको लाश पहचानने के लिए जाना है, तो रिश्तेदारों में लड़ाई शुरू हो गई, लाश पहचानने कौन जाएगा, क्योंकि लाश पहचानने का मतलब था लंदन का एक फ्री ट्रिप। पहले आप लंदन जाएंगे, वहां से आपको कॉर्क लेके जाएंगे, वहां आप लाशें देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी लाश आपके बंदे की है कि नहीं। उसके कपड़ों से पहचानेंगे, उसके अंगूठी से पहचानेंगे, किसी का हाथ कटा हुआ मिलेगा, किसी का सर मिलेगा, पूरा शरीर पता नहीं किसी का मिलेगा कि नहीं। और नमकीन पानी में कितने शरीर विक्षत विक्षत हुए होंगे, कितने मछलियों ने खा लिए होंगे, कुछ पता नहीं। वो दर्द नहीं है उनको। उनको ये है कि एयरलाइन ने यार फ्री शराब रखी है, ये बड़ा अच्छा किया। उन दिनों जब ये एयर क्रैश हुआ था तो हवाई जहाज में शराब के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, डॉलर्स में या पाउंड्स में, दो करेंसीज होती थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो लोग लंदन पहुंचने के लिए लड़ रहे थे। अब ये प्रॉब्लम हुई, चाचा ज्यादा नजदीकी है या मामा, क्योंकि जिनके अपने माँ बाप थे, सगे भाई बहन थे, उनके यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जिनके नहीं थे इस बात पे लड़े जा रहे हैं कि मामा नजदीकी होता है कि चाचा नजदीकी होता है। और फिर शराब पीते हुए वहां पहुंचते हैं तो एयरलाइन से लड़ाई करते हैं कि देखिए उन दिनों बहुत कम पैसे मिलते थे, 5 पाउंड मिला करते थे वो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो वो लड़ते हैं कि साहब हमें तो पैसे दीजिए, बिकॉज हमारा केस दूसरा है। और अभी लाशें पहचानने का कोई वक्त नहीं था, तो उन दिनों सोनी का 2032 टेलीविजन और NV450 VCR नेशनल का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट थे, तो हर आदमी हाउंसलो हाई स्ट्रीट पे यही खरीदता दिखाई दे रहा था। लाशें पहचानने का कोई वक्त नहीं। और लाशें पहचानी जाती हैं इवेंचुअली। उसमें कुछ लोग हैं जो विक्षिप्त होकर बड़बड़ा रहे हैं बिकॉज अपने रिश्तेदारों को प्यार करते थे, क्योंकि अभी मेरा कहना यह है कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। अभी मैं कहता हूं जिंदगी जीने लायक है, चाहे वैसे लोग हैं लेकिन ऐसे भी हैं जो जिंदगी को जीते। तो वहां से जब ये वापस आते हैं चेक इन करने के लिए, तो जो प्रोटैगनिस्ट है मेरा इस कहानी का, वो मेरे अपने एक इनफ्लाइट सुपरवाइजर थे, मिस्टर नवल राय, जिनसे मेरा बहुत स्नेह था, जो मुझे बहुत प्यार करते थे। वो आज भी जिंदा है, वो 82-83 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। और अभी भी हम कभी उनको फोन कर बैठे तो वो कम से कम 45 मिनट बात करते हैं। वो कहते हैं भाई तुमसे बात जब तक पूरी नहीं होती, तो इतना स्नेह करते हैं। तो मैंने उनका नाम विमल महाजन रखा था कहानी में, क्योंकि मिस्टर महाजन हमारे शेड्यूलिंग ऑफिसर होते थे। तो महाजन वहां से लिया और ये मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया। तो मैंने दोनों के बोलने का अंदाज थोड़ा मिक्स किया, सोच को नवल राय साहब की और महाजन साहब की। तो उनको कैरेक्टर एक बना के उनके थ्रू मैंने सारा सीन देखा और बुना। और वहां ऐसा भी एक व्यक्ति आया जिन्होंने कहा देखिए हमारी बेटी की डेथ हो गई है, एयर होस्टेस थी, अगर वो काम करती तो 58 तक करती, तो उसके रिटायरमेंट तक हमें फ्री टिकट मिलना चाहिए पेरेंट्स। और ये वो पेरेंट्स थे जो अपनी बेटी की लाश नहीं पहचान पाए थे क्योंकि मिली नहीं थी। तो जब ये सब वापस आते के लिए एयरपोर्ट पे चेक इन करने जाते हैं, तो जो क्लार्क है, काउंटर क्लार्क, वो कहता है कि आपको 20 किलो अलाउड है, और 20 किलो का तो आपका खाली टीवी है। उन दिनों तो बड़े बड़े टीवी होते थे ना वो। जी 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 जी, बिल्कुल तो वो कहते हैं सब हमारा केस दूसरा, हम तो लाश पहचानने आए। ओ तो अब देखिए ये सब हुआ नहीं है, ये सब लेखक का इमेजिनेशन कैसे जोड़ता चला जाता है चीजों को। इसलिए कहते हैं कि जब घटना में लेखक का इमेजिनेशन और पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, जब ये दो चीजें जुड़ती हैं तो घटना कहानी बन जाती है। क्या बात। तो वहां जब विमल महाजन जो है वो कोशिश करके इनका चेक इन कराते हैं, और जब विमान ब्लैक सी के पास से गुजर रहा है और रिश्तेदार पेग पे पेग चढ़ा रहे हैं, तो उस समय विमान डगमगाता है और विमल महाजन के मन में आता है काश ये जहाज भी काला सागर में डूब ही जाए। तो ये मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं लिख देता तो कहानी फाइनल हो जाती। एक अच्छी कहानी का ये अंग है कि लास्ट में थोड़ा सा पाठक के इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया जाए, हर पाठक उसको अपने अंदाज से सोचे। तो मेरा अंतिम वाक्य कहानी का ये था, विमान डगमगाया, विमल महाजन ने बाहर देखा और विमान काले सागर यानी कि ब्लैक सी के ऊपर से गुजर रहा था। तो अब आप देखिए कि एक घटना है जी जी, उस पर कहानी के कितने एंगल हो सकते हैं। अब दूसरा एंगल देख, आप पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं कि वो क्या क्या प्लान करके सोच के आया था। उसने अपने बेटे का एडमिशन कराना था अमेरिका में,
वो एडमिशन करा के लौट रहा था, खुद नहीं लौटा। कोई शादी करके आ रहा था, कोई शादी करने आ रहा था। बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियों में कहानियां हैं, मगर कहानीकार कौन से एंगल को चुनता है जो उसे सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। एक इटालियन नाटक है जिसका नाम है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। ये लुइजी पिरांडेलो का नाटक है। इसमें एक सौतेले पिता का अपनी सौतेली पुत्री से शारीरिक संबंध बन जाता है। उसे पता नहीं होता कि ये मेरी सौतेली पुत्री। तो देखिए, जो महान लेखक होते हैं वो कैसे कहानी निकालते हैं कहानी में से। वो आदमी कह रहा है राइटर से कि तुम इस कहानी को मेरे एंगल से लिखो। ये मेरी ट्रेजेडी है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी बेटी है और मैंने इससे शारीरिक संबंध बना लिया। और जो बेटी है वो राइटर से कहती है, देखो ट्रेजेडी तो मेरी है, मेरी वर्जिनिटी टूटी है, मेरे शरीर का दुरुपयोग हुआ है और मेरे ही पिता द्वारा, तो तुम ये मेरे एंगल से लिखो। जो माँ है वो उसको कहती है, देखो ये मेरा पति मेरी ही बेटी के साथ सो गया, मेरे से बड़ी ट्रेजेडी किसकी है। तो आप ये देखिए, एक ही घटना है लेकिन सभी 6 कैरेक्टर जो वहां पे मौजूद हैं वो राइटर से कह रहे हैं कि इसको हमारे एंगल से लिखो, ये हमारा दर्द है। तो 6 कैरेक्टर्स एक ऑथर को ढूंढ रहे हैं जो उन पे ये कहानी लिखी। देखिए क्या बड़े राइटर्स ऐसे होते हैं वाजपेयी जी। ऐसे ही नहीं बन जाता लेखक। लेखक बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आज के लेखक जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं। आप जितना पढ़ेंगे ना, जितना अपने अंदर समाएंगे, उतना आपको बेहतर लिखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, एक दुर्घटना, आतंकवादियों ने विमान को उड़ा दिया, 329 लोग मर गए, उससे कितनी कहानियां जन्म ले सकती हैं। तो कहानी जो है वो कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। मेरी एक अपने बिल्डर दोस्त से बात हो रही थी जी। मैंने कहा यार देखो, मेरा और तुम्हारा बिजनेस तो एक ही है, मगर तुम करोड़पति बन गए, हम तो रोडपति भी नहीं है। कहता क्यों? मैंने कहा देखो, तुम्हें प्लॉट मिलता है तुम उस पर बिल्डिंग बना देते हो, मुझे प्लॉट मिलता है मैं उस पर कहानी लिख देता हूँ। मिलता दोनों को प्लॉट ही है। तो लेकिन ये जो प्लॉट है ये आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेता है जी। और आप जब तक उसे कागज पे नहीं उतारते। हाँ, अब आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए आप तो चूंकि जैसे यही कोई लेखक जो है घटना पढ़ता है और उससे बहुत बेचैन होता है। अब सवाल ये कि चूंकि आप तो उस दुनिया से वाकिफ थे, जो एयरलाइंस और प्लेन और दुनिया जहान की, तो आपको उतनी मुश्किल नहीं आई होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस बात को सोचेगा कहानी लिखने की, जिसको उस दुनिया का जरा भी पता है, तो शायद उसको उस तरह का रिसर्च करना पड़ेगा फिर मेरे ख्याल से, या किसी एयरलाइंस वाले से ही संपर्क करके और उस तरह की डिटेल्स और वो सारी चीजें लेनी पड़ेगी। ऐसा होता है वाजपेयी जी के, एक चीज कहलाती है पर काया प्रवेश जी। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना, ये लेखक की पहली शर्त है लेखन की ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम आपको बताते हैं कि हमें जकिया जी के पति और जकिया जी एक पार्टी में थे। तो जकिया जी का जन्मदिन था, तो किसी ने जुबेरी साहब से पूछा कि जुबेरी साहब इस बार जकिया जी को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? तो कहते हैं इस साल कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहते हैं जो पिछले साल दिया था वो तो इसने यूज नहीं किया। तो बंदे ने पूछा क्या गिफ्ट दिया था? कहते मैंने इसके लिए कबर बुक की थी।
अच्छा, वहां तो बताइए। और कब्र बुक करनी पड़ती पहले ये से। ये एक जोक जो उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये बात जकिया जी ने मुझे बताई। तो मैंने जकिया जी से कहा कि जकिया जी, आपको खुद पता नहीं है कि जी, इस एक सेंटेंस में आपने मुझे कितनी बड़ी कहानी दे दी है। क्या मुझे बात। लगता है कि ये सदी की बड़ी कहानी बनेगी। एंड शी सेड, इसमें क्या है? मैंने कहा हाँ, नहीं, आप देखिएगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये एक कमाल का एक आपने मुझे इशू दे दिया है। जी, अब देखिए, ना तो मैं कब्रिस्तान में काम करता हूँ, ना मैंने क्रेमेटोरियम अंदर से देखे थे उस समय, मगर इस घटना के बाद मैं 5 क्रेमेटोरियम्स देखने के लिए गया इंग्लैंड में। यही मेरा बिंदु ये। जी 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 वाजपेयी जी, आप यकीन मानेंगे, जी। इंग्लैंड के क्रेमेटोरियम इतने सुंदर हैं कि मरने को जी चाहता है। तो बहुत तो। यार, अगर मरने के बाद यहाँ आना है तो इससे ज्यादा सुंदर स्वर्ग कहाँ पे होगा? जी जो जी ये है, तो वहां जाके मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। फिर जुबेरी साहब के माध्यम से पता चला कि इन सब लोगों ने मिलके एक प्लॉट ले लिया है जहां फाइनेंशियल सेक्टर के लोग बरी होंगे, वो और उनकी पत्नी। तो अब ये पता लग गया कि एक 5 स्टार कबर अपार्टमेंट्स है जिसमें मरने के बाद अपने जैसे लोगों के साथ जिया जाएगा। क्या बात। मरने के बाद आप किसी मोची या धोबी के साथ नहीं लेटेंगे, आप अपने जैसे लोगों के बीच रहेंगे, उन्हीं से बातचीत ओ, करेंगे। क्या बात। और बीवी कहती है कि मेरा क्या कसूर है कि मरने के बाद भी आपके साथ लेटना पड़ेगा? अच्छा, क्या बात। कि मेरे लिए कोई और है नहीं चेंज लाइफ में। तो जो दो दोस्त बातचीत कर रहे हैं, अब वो यहाँ की सोच है, इंग्लैंड की। ये जी। भारतीय व्यक्ति भारत में नहीं सोच सकता। हम्म। कहता है, यार ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री हो जाए, तो अपने बेटे का इंतजाम भी कर दें। अब बताइए, ये लेखक की सोच है। यहाँ लेखक का इमेजिनेशन और पर्पस आ रहा है कि देखिए, बाजारवाद कब्र को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम्म। लेकिन अभी तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हुई थी। मेरी किस्मत देखिए, मतलब उसमें कई बार, हर बार किस्मत काम दे जाती है। हम्म। मैं अंडरग्राउंड से, हैरो से बेकर स्ट्रीट जा रहा था, तो एक लीफलेट एक कुर्सी पे पड़ा हुआ मिला। तो मुझे पहली बार पता चला कि लाश के मेकअप की एक पूरी इंडस्ट्री है। ओ। तो मैंने उसको पढ़ा। हम्म। फिर मैंने इंटरनेट पे जाके खूब खोजा। ये आजकल ये भी बड़ा फायदा हो गया ना कि आपको पहले जमाने की तरह गलिवर्स ट्रेवल्स की तरह ट्रैवल नहीं करना पड़ता था ढूंढने के लिए। हम्म। चीजें मिल हम्म। जाती हैं आजकल, तो गूगल बाबा की मदद से मिल जाती हैं। जी जी। तो मैंने पाया कि वो कहते हैं कि हम लाश का ब्राइडल मेकअप कर दें, ओ। तो वो बिल्कुल दुल्हन लगेगी मरी हुई। तो लोगों को तो ओ। आखिरी शक्ल याद रहेगी ना। और जो परफ्यूम, जो सूट आप जिंदा थे नहीं पहन पाए, वो आपको, हम आपकी लाश को पहना देंगे, अरमानी का सूट पहनाएंगे, और आपको खूबसूरत परफ्यूम जो बेस्ट है, जो आपको, जो आप चाहते थे लगाना मगर लगा नहीं पाए, हम्म। तो मगर वो आपको जाने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास देखिए, फ्यूनरल के 3 स्टेजेस हैं, सिल्वर है, गोल्ड हम्म। है, प्लेटिनम है। आप हाँ। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। अगर आपको एक बड़ी शेवरले गाड़ी चाहिए या और कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मिलेगी आपको, काले रंग की बड़ी सी, जिसमें आपका कॉफिन रखा जाएगा। रोल्स रॉयस
अगर आप रोल्स रॉयस में नहीं बैठे तो क्या हुआ, आपकी लाश तो बैठेगी। और उसमें कितने लोग साथ जाएंगे, कितने फूल होंगे, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे पैसे उतने ही बढ़ते जाएंगे। हम्म। और मेकअप के मामले में ये है कि भाई साहब, अगर आपको मेकअप करवाना महंगा पड़ रहा है तो हमसे मेकअप का सामान खरीद लीजिए, मेकअप खुद कर लीजिए। हम्म। तो भागते चोर की लंगोटी भी पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये है बाजारवाद। अब देखिए, जो एक मजाक जुबेरी साहब ने उस महफिल में किया, वो डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, जो हिंदी कहानी के बड़े आलोचक हुए हैं, जी जी जी। उन्होंने इस कहानी को 21वीं सदी की क्लासिक कहानियों में शामिल किया। कब्र का मुआवजा है ना, वही उसी की का बात कर रहे हैं मुनाफा, आप? कब्र का मुनाफा, मुनाफा। मुनाफा, सॉरी हाँ। आपने, जी जी, कब्र का मुनाफा, जी जी, बराबर। तो ये आप देखिए कि कहानी कैसे बनती है। कहानी के जी, लिए घटनाक्रम जरूरी नहीं है। क्या बात। कहानी एक वाक्य से बन जाती है। जैसे बहुत। अभी हाल ही की एक और बात बताते हैं आपको कि निखिल कौशिक नेत्र विशेषज्ञ हैं वेल्स में, जी, और कवि हैं हिंदी के। बिल्कुल परिचित जकिया जी, मित्र हैं जी। हाँ, जकिया जी, निखिल और मैं तीनों कोस्टा कॉफी पी रहे थे। हम्म। तो निखिल ने कहा, तेज तुम्हें खबर सुनी? मैंने कहा क्या? बोले यार, वो एक पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिसर था, हम्म। उसने बीवी के साथ लड़ाई चल रही थी तो बीवी पाकिस्तान गई, तो हम्म। उसने उसका नाम सस्पेक्टेड टेररिस्ट सूची में डाल दिया। ओ। अब वो बेचारी वापस नहीं आ पा रही। अब ओ। वो निखिल तो कॉफी पी के वेल्स चला गया, ओ। जकिया जी अपने घर चली गई। यकीन मानिए, मैं तो 5-6 हफ्ते हम्म। इतना परेशान रहा, इतना परेशान रहा कि मैंने 6,750 शब्दों की कहानी लिखी क्या बात। इस एक लाइन पे, और सारे कैरेक्टर्स अपने आसपास में से ढूंढे हम्म। कि ये आदमी कैसे बोलेगा, उसकी बीवी कैसे बोलेगी, अच्छा जब वो पाकिस्तान चली जाएगी तो क्या ये अकेला रहेगा? तो मेरे हम्म। साथ रेलवेज में एक लड़की काम करती है, सिमोना, उसको हम्म। बीच में डाला कि इसका इससे अफेयर हो गया, ये उसके साथ रह रहा है। 2 बच्चे डाले, उन बच्चों को इसने भेजना है पाकिस्तान ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। और मैंने हम्म। क्या किया, जो शाहरुख खान के साथ अमेरिका में हुआ हम्म। था, वो मैंने जी इंग्लैंड जी। में दिखाया, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि इस आदमी के दिमाग में अपनी पत्नी को टेररिस्ट सूची में डालने की बात आए कैसे। अब ये देखिए कहानी का सच, रियल लाइफ में तो वो डाल देता, लेकिन हम्म। कहानी में मुझे जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्या हुआ। तो वो शाहरुख खान के जब कपड़े उतरवा देते हैं तो ये बड़बड़ा रहा है दूसरे बंदे से बात करते हुए, यार ये कोई तरीका है? अच्छा है पाकिस्तान से, लेकिन शाहरुख खान तो सबका हीरो है ना। तो वो हम्म। कहता है, अरे यार क्या हमारे इतने बड़े हीरो के कपड़े उतरवा दिए? ये तो कल को किसी का भी नाम इसमें डाल देंगे लिस्ट में। कल को अगर मेरा हम्म। डाल दे, मेरी बीवी का डाल दे, ओ। जैसे ही कहता है बीवी का डाल दे, कहता फैंटास्टिक, वहीं रुक क्या जाता बात। है। तो ये कहानीकार ने वो सिचुएशन पैदा की जी जिसके अंदर कैरेक्टर को लगा कि ये मैं कर सकता हूं। अब वो उस मौके की तलाश में, जी। तो जब वो शिफ्ट में हो किस तरह से इस्तेमाल करे, पता भी ना चले, क्वाइटली डाल दे। लेकिन कहानी तो एक अंत मांगती है। तो अंत क्या किया मैंने उसका, कि उसका अब 2 साल बीत गए हैं साहब, बीवी वापस नहीं आ पा रही, और ये अपना गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहे हैं। 2 साल में इनका प्रमोशनल इंटरव्यू आता है, और इनका बॉस इंटरव्यू लेने के लिए इनको बुलाता है, और कमरे में जैसे ही कंप्यूटर खोल के इनका नाम डालता है तो रेड फ्लैग आ जाता है कि इसकी बीवी टेररिस्ट है। ओ। ओ।
तो फट से इससे पूछते हैं तुम्हारा किस किस से रिश्ता है, कितने टेररिस्ट को तुम यहां से भगा चुके हो, क्या तुम्हारा ऑपरेशन क्या है, कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप से मिले हुए हो। तो आखिर में ये जा रहे हैं, बहुत ये लेखक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, बहुत ये आपने देखा दिलचस्प। कि दो दो लाइनों से कैसे कहानी बनती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। चलिए, सिलसिला आगे बढ़ाने इसके पहले बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम भी ले लिया जाए। सुधांशु गुप्ता जी, क्या बात, सारे बड़े बड़े रचनाकार आपके साथ देखे। ये आपके प्रताप है। अमित कौर जी जुड़ी हैं, डॉक्टर सतीश सत्यार, ज्योत्सना सिंह, इंद्रमणि उपाध्याय जी, सूक्ष्म लता महाजन जी, विशेश्वर प्रसाद जी, मनीष श्रीवास्तव जी, अनीता चंद हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा, कीर्ति काले जुड़ी हुई हैं, निशा अरे भार्गव, वाह। विजया ठाकुर, जम्मू जम्मू से विजया ठाकुर हैं, रश्मि कुलश्रेष्ठ हैं, कानपुर से सुरेखा साहू हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रेम बिहारी मिश्रा जी हैं, सब कवि, सब सारे कवि, इतनी लंबी लिस्ट इसमें सब रचनाकार हैं। जितेंद्र शर्मा जी हैं, लता पॉल हैं, मधु मेहता जी हैं, तृप्ति द्विवेदी मिश्रा जी हैं, और रमा जी हैं हंसराज कॉलेज से, आप सब वाकिफ हैं उनसे। अरे अरे, अच्छा अच्छा। राजीव कुमार शर्मा जी हैं, जुबेर अहमद हैं, अंजलि गुप्ता है, शालिनी वैद है, कानपुर से बहुत अच्छी सिंगर हैं, मनीष श्रीवास्तव जी हैं, आशुतोष कुमार, प्रमिला काजी हैं, डॉक्टर वैशाली शर्मा है, विजय लक्ष्मी शुक्ला है, रमा पांडे हैं, अमृता बेरा हैं, आप जानते होंगे तस्लीमा जी की अरे कहानियां बिल्कुल करते थे। बिल्कुल, बताओ, बहुत बहुत प्रिय और मित्र है। प्रभा जी, प्रभा मिश्रा जी, सुनीता बंसल जी, शुभम राय त्रिपाठी जी, राजेंद्र निगम राज, हीरो वाधवानी है, इंदु निगम है, विनयशील चतुर्वेदी, ये सारे कुछ ना कोई संस्था से, कुछ कहीं से रचना। तो बहुत, चलिए, आपका प्रताप है और विषय इतना बहुत से बढ़िया है। नाम पहचाने हुए हैं, और मैं काफी लकी जी हूं कि मुझे सुनने के लिए इतने प्यारे मित्र इकट्ठे हुए हैं। ये जी जी जी। अब मैं आपको प्लॉट बताता हूँ। मतलब इस तरह, जैसे आप कह रहे थे ना कि चीजें मुझे भी बहुत हॉन्ट करती हैं, परेशान हो जाता हूँ, लेकिन कहानी बनाने की कला मुझे नहीं आ पाई, कि वो परेशान तो मैं भी हो जाता हूँ और सोचता रहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अब हर चीज कविता में तो नहीं उतर सकती। तो बहरहाल, मैं एक प्लॉट आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत हॉन्ट करती रही। अब वो कहानी बनने लायक है नहीं है, क्या बनेगी, कैसे बनेगी, वो मुझे आप गाइड करेंगे। देखिए, होता ये है कि माहौल खराब चल रहा था। ये बात है जिन दिनों, और पूरा माहौल बिगड़ा हुआ था, सांप्रदायिक माहौल, मंदिर मस्जिद के चक्कर में। तो एक सज्जन थे, श्रीवास्तव जी थे, जिनको दाढ़ी रखने का बड़ा शौक था, गार्ड थे, और भीड़ आती है, ये सच्ची घटना है, अलीगढ़ में उनको मुस्लिम समझ करके मार डाला जाता है। और कानपुर में डेड बॉडी पहुंचती है, कानपुर मेरा शहर, और वो 5 नंबर गुमटी इलाके के थे। तो चूंकि अलीगढ़ में वो मारे गए थे, तो जनता, पब्लिक क्या समझती है, और वो श्रीवास्तव जी थे, अलीगढ़ में मारे गए हैं, तो ब्लेम किस पर जाता है आप समझ सकते हैं। और दंगा भड़क जाता है कानपुर में। तो दंगा भड़कता है श्रीवास्तव जी के मारे जाने की वजह से, और ब्लेम किसी और पे जाता है, जबकि वो मारे अपने ही लोगों के। अब ये इतना मुझे ये हॉन्ट करता है। बहुत कम लोगों को पता होगा, कानपुर में जो दंगा हुआ, उसकी बुनियाद में ये घटना थी। ये चीज मुझे हॉन्ट करती, कैसे इसको बढ़ाना है, करना है, क्या करना है, वो ये प्लॉट है जो मेरे जहन में पड़ा है। ये वेदना होती है कि देखो, मतलब पब्लिक तो जानती नहीं है, और कहाँ से चीजें चली, और ये रहस्य मतलब जनता के सामने आना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे भी हो जाता है, लोग क्या क्या समझते रहते हैं गलत फहमियों में। ये है प्लॉट। अब पता नहीं कहानी बनने लायक है नहीं है, मुझे बता। आपकी इस समस्या को जी। असगर वजाहत ने एक लघु कथा में इस्तेमाल किया था, अच्छा और वो बहुत अच्छा छोटी सी लघु कथा है। अच्छा। कि जो दंगाई है, जी। वो एक व्यक्ति को घेरते हैं और मारते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसका पजामा खींचते हैं और देखते हैं और कहते हैं अरे मिस्टेक हो गया। हम्म। तो ये तो अब मंटो की कहीं कहानी नहीं में भी इस पता। तरह का है। जी 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 जी, कहीं। हाँ, ये मिस्टेक हो गया। तो अब मिस्टेक हो गया, कौन कह रहा है
और मरा कौन है कोई क्लियर नहीं किया। ये मिस्टेक हो गया, मुसलमान भी कह सकते हैं, और मिस्टेक हो गया हिंदू भी कह सकते हैं, और मरा हुआ जो है वो हिंदू भी हो सकता है और वो मुसलमान भी हो सकता है। ये तो बराबर। इसका लघु कथा वाला हिसाब है। जी जी अब हम इसको आपके एंगल से देखते हैं। जी जी। तो उसमें कहानी का जो मुख्य मुद्दा है वो राइट है। हत्या जो हो गई वहां पे वो हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। उस मौत के बाद जो राइट हुआ है डेड बॉडी के आने से, वो आके जो मैंने अभी जो लेटेस्ट एक कहानी लिखी है, जी। तो उसमें मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है कि श्रीवास्तव जी अपने दोस्त वाजपेयी जी से बात कर रहे हैं। देखो, सारा शहर जल रहा है, आज मुझे प्यार करने वाले कितने लोग हैं यहाँ, और मुझे नफरत करने वाले कितने लोग हैं यहाँ। मैं कितना सीधा साधा सा आदमी था, खाली ट्रेन में गार्ड था, मेरे लिए हिंदू मुसलमान कुछ होते नहीं थे। इन बेवकूफों को कौन समझाए कि दरअसल हुआ क्या था। ये सब पागल मेरी मौत पे लड़ रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि मेरे मरने से क्या कुछ मरा है। क्या एक भाईचारा था, क्या एक मुल्क था, क्या दो मजहब थे, सब अच्छी तरह रहते थे। एक मेरी मौत ने सब कुछ हिला दिया है। इनमें से कोई नहीं जानता सच क्या है। सुनो वाजपेयी, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम खुद रो पड़ोगे। तुम्हें हैरानी होगी कि मेरे शरीर पे जो जख्म तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये किसी दुश्मन के दिए हुए नहीं है। और मैं तुम्हें अलीगढ़ लेके चलता हूं। कभी अलीगढ़ गए हो? अरे बहुत खूबसूरत जगह है। मैं जब भी वहां जाता हूँ तो मैं ये जरूर देखता हूँ, वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ। मुझे वहां की ये चीज बहुत अच्छी लगती है। उस खास दुकान के मुझे टिक्के अच्छे लगते हैं तो वहां के पाए अच्छे लगते हैं। तुम चलोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वहां हुआ था मेरे साथ। वहां मेरे साथ अजमत अली था। अजमत अली और मैं खाने गए थे, और हम दोनों के साथ ही हुआ। एकदम से बलवा फैल गया। अजमत अली तो वहीं रह गया, वो तो अलीगढ़ का था। वहां तो पहले से ही दंगा हो चुका था जिसमें हम मारे गए। मगर मैं दंगा करवाने के लिए यहां आ गया। मेरी किस्मत में ही लिखा था कि दंगे में मारा जाऊं और मर के दंगा करवाऊं। तो इस तरह से कहानी बन जाएगी। जी जी। तो ठीक है देखिए, ठीक। ये तो एकदम जी। इंस्टेंट है। जब हाँ से जी मैं जी जी इसमें सोचूंगा तो और जी। बनेगी। लेकिन जी जी जी। इंस्टेंटली देखिए कि मुझे क्या लगा कि हाँ, ये एक तरीका बड़ा खूबसूरत सा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो मैं एक बस, अब हम लोग 1 घंटा तो बात करते कभी पता नहीं लगा कब हो गया। तो बहरहाल अंजुला सिंह भदौरिया जी, बाल बहादुर थापा जी, सुलेखा मिश्रा जी, इन सबका भी स्वागत। एक चीज, एक घटना और बताता हूँ आपको, ये भी सच्ची चीज, सच्ची घटना है। वो ये होता है कि वो मेरी वास्तव में तो चचेरी बहन थी। उनके कोई बच्चा जो है, मतलब पता है होते ही मरते थे। एक बच्चा बचा, वो बिल्कुल मेरे बराबर का था। तो और हम लोग साथ खेलते थे, और 9-10 साल में हम लोग खेल रहे थे, वो छत से गिरा। मैं भी खेल रहा उस वक्त था, और उस वक्त वो नीचे गिरता है। लेकिन वो कच्चे आंगन होते थे, लिपा लिपे का, तो वहां तो वो बच जाता है। देखिए ये भी इत्तेफाक है, वहां बच गया। लेकिन वो 1 साल बाद पता नहीं क्या हुआ और उसकी डेथ हो गई। फिर जाकर के एक बच्चा बचा। तो एक तो पूरी जीवन में ये बच्चों का दुख। वो बच्चा जब आगे मतलब जॉब में लगा,
फिर उसका प्रमोशन हो गया, अफसर बन गया, दोनों के हमारे उनके जीवन में इतनी बड़ी वो हुई। और वो घर पे टेलीविजन आ जाता है, ये तब की बात है। और जब वो चढ़ के एंटेना एंटेना ठीक करते थे, वो ठीक नहीं आ रहा था ट्रांसमीटर, वो चढ़ के जाता है, एंटेना ठीक करते में उसको करंट लगता है, मर जाता है। और जीजा जी हमारे वो इतने इमोशनल थे, जैसे ही उनको खबर मिली वो चले गए सीधे जो जहां भूसा वूसा रखा जाता था, वहां जाके उन्होंने जहर की गोलियां खा ली। एक साथ दो डेड बॉडीज घर से निकली, मेरी बहन। अब वो मतलब जब इतनी खुशी का एक वक्त आया, जब सब कुछ सब वो हो गया, शादी हो गई, ये हो गया और ये, और वहां से एकदम से सारी चीजें पलट जाती वो। अच्छा, वो बेचारी बहन मेरी आती रहती थी, तो चूंकि मैंने बताया ना कि मेरा भांजा और हम बराबर थे, उनकी नजरों में जो मैं देखता था, मुझे भी वो लाला कहती थी। और वो जो मतलब मैं फील कर सकता हूँ उसको, सिर्फ किस नजर से, कितना मतलब उनके भीतर मुझे मालूम है कि मेरे बहाने से अपने बेटे। तो ये जो एक घटना ऐसे हुई कि जब इतना दुख दर्द देखने के बाद खुशी का ये जब पल आए, और वो एक जरा सी घटना, वो टेलीविजन का वो एंटीना ठीक करते और साथ साथ दो दो डेड बॉडीज, वो तो वो मेरी बहन की जो पीड़ा है वो मतलब वो बैठी हुई है। और ये कहीं ना कहीं कि मतलब कितना अनसर्टेनिटी जीवन की कहिए या जो कहिए, तो वो कहीं ना कहीं लगता है ऐसी मतलब जैसे वो कहानी हो, कैसे भी हो, वो चीज आए सामने। जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो कहानी है इसमें दर्द और मौत तो बाकायदा आपको डील करनी ही है, क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा। इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो अच्छा समय है, कहानी वहां से शुरू हो, कि जो माँ है वो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है और पति को भी हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, अकेले उसको भेजती नहीं है। पति साथ जाए तभी बात बनेगी। उसके खाने पीने का, उसके पढ़ाई लिखाई का मतलब बिछती जाती है उस पे। और साथ साथ बीच में थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्लैशबैक वो अपने उन बच्चों को याद करती है जो नहीं रहे, जो गिर के बच गए और उसके बाद फिर नहीं रहे। तो उन सारी चीजों को वो जीती है थ्रू फ्लैशबैक एंड थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मगर इस वक्त बहुत खुश है कि आज मेरे पास सब कुछ है। और जब वो जाता है एंटेना के पास तो रोकती है। मन में उसके टेंशन है कि मैंने आज तक अपने बच्चे को इस तरह का कोई काम नहीं करने दिया। अगर वहां से पांव फिसल गया, करंट लगना तो अलग बात है, बिकॉज मेरे हिसाब से एंटेना में बिजली नहीं होती, कारण कुछ और रहा होगा। एंटेना जो है वो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड नहीं होता। वो जब तक नीचे टीवी में ना जाए तो टीवी में भी वो बिजली से कनेक्ट नहीं होता, उसका अलग एक सिस्टम है। तो कारण कुछ और रहा होगा, किसी और वहां पे कुछ लूज कनेक्शन कुछ होगा या कोई बात होगी। तो आ, हम अगर कहानी बनाएंगे तो पहला बच्चा छत से गिर के बच गया था, ये आखिरी बच्चा जो आज तक बचा हुआ था वो छत से गिर के मर गया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कर रहा था। उन दिनों तो घुमाते थे, ऐसे करते हाँ थे, जी, वैसे करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो करते हुए गिर के मर गया। तो ये कहानी का यथार्थ या सच होगा, क्योंकि कहानी में जीवन के सच से अलग पैदा करना पड़ता है। तो वो बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है और वो देखने के लिए दौड़ती है, और इधर से हस्बैंड के
कुछ चिल्लाने की आवाज आती है और वो उधर दौड़ती है और उसके पास दो लाशें हैं, वो इधर से उधर दौड़ रही और तय नहीं कर पा रही है कि कौन सी लाश ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर है उधर है, दोनों तरफ लाशें और चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। तो इस तरह से बिल्डअप करना पड़ेगा। तो इसमें सूक्ष्म के साथ साथ स्थूल इमोशन भी बाकायदा चलेंगे, क्योंकि उसके बिना ये वाला जो दर्द है वो उभर के नहीं आ पाएगा। क्योंकि आमतौर पे कहानी में कहा जाता है कि कहानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा है, लेकिन ये क्योंकि दुर्घटनाओं की कहानी है, ये आंतरिक कहानी ना होके बाहरी कहानी है, जिसमें बाहर की चीजों की वजह से कुछ हो रहा है। तो ये इसलिए इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों साथ साथ चलेंगे और तभी कहानी बन के सामने आएगी। जी जी जी। तो ठीक है। तो इस तरह के मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब कई हैं जो वो और जो है इससे किसी ना ज्यादा प्लॉट्स आप ना बताएं, क्योंकि हम्म। ये सारे 32 कहानियां इस पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, जो सब लोग अच्छा। सुन रहे हैं। हाँ, तो बाकी चलिए ठीक। नहीं नहीं बाकी के हम कोई नहीं। दोनों अलग से डिस्कस करेंगे। नहीं 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 ठीक नहीं, और प्लॉट तो भाई नहीं, समय हो गया, लेकिन हाँ, बहुत दिलचस्प रहा। और आपने अपनी कहानियों को जिस तरह बताया, और ये तो एक था डेमो, एक तरह का डेमो हो गया इस बहाने से, जो मैंने जो दो प्लॉट बताए। तो आज का सत्र जैसे कि उम्मीद थी बहुत ही रोचक रहा, और जो जिनको कहानी लिखने में रुचि होगी उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहा होगा, मेरे लिए खुद बहुत उपयोगी रहा। और अब कोशिश चलिए देखते हैं कि आपने, मुझे मालूम है कि आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, गाइड किया है, तो वो कहानीकार बन गए और उनके संग्रह भी आ गए। तो हाँ, एक बात और ख्याल रखिएगा कि सबसे जी। बताइएगा कि जब कहानी लिखें, हम्म। कोशिश ये करें कि हम उसमें कम से कम हो। जी जी कहानी जी में आके हम लोग बोले नहीं। देखिए, कहानी में एक तो नरेटर पहले से है, जी जी अगर लेखक भी बीच में बोलना शुरू कर देता है तो वो कहानी नहीं रह जाती। फिर कहानी से लेखक अपने आप को जितना अलग करेगा, जो टीएस एलियट जिस तरह से समझाते हैं, तो जितना लेखक कहानी से बाहर होगा, कहानी उतनी ज्यादा सशक्त होगी। जी, ठीक है। और तो धन्यवाद सर। बहरहाल जी, आपका बहुत आभार। और इतना ये दिलचस्प रहा है, कभी कहानी की और तरह तरह की बारीकियां हैं, बदलाव हैं, और तो हो सकता है कभी और भी आपको इसी तरह हम जो है तकलीफ दें कि और थोड़ी सी बातें हों तरह तरह और से, तो थोड़ा जरूर। समय भी दीजिएगा ताकि मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूं मतलब। नहीं समय तो और जी 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 जी, कोई बात नहीं। तो आपका ठीक है, बहुत बहुत ओके आभार। सर। और मृदुला जी और आइए, अब आपको हम भी दोनों का और धन्यवाद कर दीजिए। जी जी जी, जी जी बहुत जी 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 आभार जी। आप दोनों का। इतना रोचक, इतना दिलचस्प, इस तरह की चर्चा मैंने यकीनन आज तक नहीं सुनी। एक पूछता है, दूसरे का जवाब हाजिर होता है। किस तरह आप लोग सोच के बिजली की गति से नई नई कहानियां पेश करते हैं, नए प्लॉट कायम करते हैं, सोचने की बात है। तेजेंद्र जी का एक शेर जो अपनी कहानी के बाबत उन्होंने लिखा था, दोबारा आप सबके लिए पेश करती हूँ। बहुत खूबसूरत है और उनकी सोच बताता है। लोग फिरते हैं यहाँ पहने खुदाई जामा, लोग फिरते हैं यहाँ पहने खुदाई जामा, खुद को इंसान बनाओ तो लिखा जाता है, दिल में जब दर्द जगा हो तो लिखा जाता है। यकीनन जितनी कहानियां हमने सुनी, हर एक में उन्होंने इंसान बन के सोचा और दिल में दर्द जगा के सोचा। अगर ऐसा ना हो तो कहानी हम सबको पकड़ के ना रखे। मैंने शुरू से आखिर तक 1 मिनट सांस नहीं लिया सुनने के लिए कि कहीं कोई चीज रुक ना जाए। तो आप दोनों को हम सबकी ओर से बहुत बहुत आभार। और जितने सुनने वाले जुड़े हमारे साथ, बड़े बड़े कहानीकार, बहुत बड़े बड़े हस्तियां लेखन के माध्यम से, उन सबको भी बहुत धन्यवाद हमारा कि
इस सेशन को आपने आके सुना तो ये हम सब की वजह से बहुत खूबसूरत बन गया। थैंक जी यू जी सो मच। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत बहुत आभार।